12 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान जहाज था, ये अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ यात्रा कर रहा था। इस आलीशान जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स मौजूद थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक को लेकर उस वक्त पब्लिक, मीडिया और पैसेंजर्स सभी काफी एक्साइटेड थी, और हो भी क्यों ना। ये जहाज उस वक्त ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी, बल्कि इस जहाज में जो ऐश व आराम मौजूद थी वो हर किसी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उस समय इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन होते हैं। जहाज के अंदर मौजूद डेकोरेशन और सुविधाएं इतनी अच्छी थी जिसके आगे एक 5 स्टार होटल भी कुछ नहीं। स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी, ये सब तो कुछ भी नहीं। टाइटैनिक को बनाने में जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखते हुए उसे द अनसिंकेबल का खिताब दे दिया गया था, यानी ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन नाम के एक कंपनी ने किया था। अपने सफर पे रवाना होने के समय सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग के वार्निंग मिलती है, यानी जिस अटलांटिक महासागर को पार कर टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचना था, उसमें बड़े बड़े बर्फ के चट्टानें मौजूद थी। पर ये वार्निंग्स इतनी भी डेंजरस नहीं थी। अक्सर जहाज अपने आसपास मौजूद अन्य जहाजों को रेडियो सिग्नल्स के मदद से सिग्नल भेजकर आगाह करता रहता है कि समुद्र के इस क्षेत्र में आइसबर्ग है, सावधानी से आगे बढ़े। ऐसे ही उस दिन भी टाइटैनिक को मिले इन वार्निंग्स के बाद टाइटैनिक ने भी अपना रास्ता 2 बार बदला, लेकिन अपने स्पीड को जरा भी कम नहीं किया। टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन की ओर 22.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता है। इसके 2 दिन बाद ऐसे ही 7 और आइसबर्ग की वार्निंग टाइटैनिक को दी जाती हैं, लेकिन उसका कप्तान स्मिथ और उसका मेंबर्स इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं। उस रात टाइटैनिक के डेक पे पहरा दे रहे फ्रेडरिक फ्लीट को ठीक 11:39 में जहाज के सामने एक अचानक बृहदाकार आइसबर्ग नजर आए। वो तुरंत 3 बार घंटी बजाते हैं और फोन करके ब्रिज पे मौजूद अफसर को चेक करके कहते हैं, हमारे सामने एक विशाल आइसबर्ग है, जहाज को तुरंत मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस सिग्नल को मिलते ही दौड़ के इंजन रूम में जाते हैं और जहाज को बाईं तरफ मोड़ने का इंस्ट्रक्शन देती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस आइसबर्ग का साइज किसी फुटबॉल फील्ड के जितना था और उसका वजन 1.5 मिलियन टन था। ये आइसबर्ग टाइटैनिक के सामने के बो से टकराता है। लगभग 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसता चला जाता है, जिस कारण जहाज में दरार आ गई और जहाज के बॉडी में छोटे छोटे छेद हो गए। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर बर्फ इतनी मोटी मेटल के लेयर को कैसे काट सकती है, पर दोस्तों ये कोई बर्फ का छोटा टुकड़ा नहीं था, ये एक बर्फ के चट्टान था जिसके इतने वजन के मेटल के लेयर को चीर दिया। टकराव के कुछ समय बाद जहाज के कप्तान स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज देखने पहुंचते हैं कि जहाज कितना डैमेज हुआ है। जब उन्होंने ये देखा तब उन्हें ये यकीन हुआ कि ये जहाज डूबने वाला है, पर उन्हें ऐसा लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब नहीं सकता। दोस्तों, इस जहाज में इस्तेमाल हुए 2 सबसे अहम सेफ्टी फीचर्स के कारण इसे अनसिंकेबल माना जाता था। पहला, इस जहाज में डबल बॉटम हॉल का इस्तेमाल किया गया था, यानी 2 लेयर लगे थे। मतलब अगर एक लेयर टूट भी जाता है तो दूसरे लेयर पे भी ये जहाज सरवाइव कर लेगा।
दूसरा, टाइटैनिक का जो मेन बॉडी यानी हॉल था उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। इन 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी अगर पानी से भर जाती हैं तो भी ये जहाज डूबेगा नहीं, पानी में तैरता रहेगा। लेकिन इस बार के टकराव से टाइटैनिक को साइड में नुकसान हुआ, जिससे इसका वो डबल बॉटम हॉल वाला फीचर काम ही नहीं आया। और ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, यानी उस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता था। टकराव के 20 मिनट बाद रात 12 बजे कप्तान स्मिथ ने क्रू मेंबर्स को आसपास मौजूद जहाज को डिस्ट्रेस कॉल भेजने को ऑर्डर दिया, ताकि अगर कोई जहाज अगर इस कॉल को रिसीव कर लें तो शायद उन्हें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑफिसर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, पर कोई भी जवाब नहीं आता। आखिरकार 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज इस सिग्नल को रिसीव करता है और टाइटैनिक को बचाने आगे बढ़ता है। पर यहां समस्या ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था, यानी अगर ये जहाज अपने मैक्सिमम स्पीड से भी अगर टाइटैनिक की तरफ बढ़ता है तब भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटा लगेगी। लेकिन क्या तब तक टाइटैनिक बच पाएगा? बाकी क्रू मेंबर्स भी फ्लेयर्स और रॉकेट छोड़ते हैं ताकि कोई भी जहाज वो देख के उसे बचाने आ जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी जहाज ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब कप्तान स्मिथ पैसेंजर्स को लाइफ बोट के मदद से बाहर निकलने का ऑर्डर देते हैं। नियम के मुताबिक औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में सबसे पहले बिठाया जाएगा। टाइटैनिक में मौजूद ज्यादातर व्यक्ति जरा भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये डूबने वाला थोड़ी ना है। इसलिए जब पहला लाइफ बोट उतारा गया उसमें 65 लोगों की जगह सिर्फ 28 लोग ही सवार हुए। लेकिन समय के साथ एक एक करके 6 कंपार्टमेंट में पानी से भरते चले गए। तब जाके पैसेंजर्स को ये समझ आया कि ये जहाज अब डूबने वाला है। ये जानने के बाद लोग काफी घबरा गए। रात के 1 बजे तक टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि इसका अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज के पीछे का हिस्सा पानी से बाहर आ गया। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही बचे थे। इनके जरिए सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता, लेकिन टाइटैनिक पे 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट को उतारा गया, लेकिन जहाज पर तभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। रात 2:20 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर धीरे धीरे अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में समा गया। 3 घंटे के भी कम समय में ये कभी ना डूबने वाला जहाज अटलांटिक ओशन में डूब चुका था। जहाज में मौजूद 1500 लोगों में कुछ लोग जहाज के साथ ही डूब गए, और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। आरएमएस कारपेथिया जहाज 3:30-4 बजे के बीच उस जगह पर पहुंचता है। तब तक टाइटैनिक डूब चुका था, पर 705 लोग लाइव बोट्स में थे और उन्हें ये जहाज बचाने में कामयाब हुआ। इस दुर्घटना के बाद काफी सारे सवाल और कंट्रोवर्सी का शुरुआत हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ ऐसे राज खुले जिन्हें सुनकर सब हैरान हो गए। अगर आपको पता चले कि उस रात टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये जहाज उस रात समय में पहुंचकर टाइटैनिक को बचा सकता था, और उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे पहले SS कैलिफोर्नियन टाइटैनिक को आइसबर्ग के आखिरी वार्निंग दी थी। उसके बाद रात 11:15 बजे कैलिफोर्नियन के रेडियो ऑपरेटर ने रेडियो बंद कर दिया।
उस रात के लिए कैलिफोर्नियन को रोक दिया गया था क्योंकि रास्ते में काफी खतरा था। रेडियो बंद होने की वजह से टाइटैनिक से भेजे गए डिस्ट्रेस कॉल इस जहाज ने रिसीव नहीं किया। ये जहाज तब भी टाइटैनिक को बचाने नहीं आया जब फ्लेयर्स और रॉकेट्स फायर किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 बजे के बाद कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से निकले फ्लेयर्स को देखा था और अपने कप्तान स्टैनली लॉर्ड को सूचना भी दी, लेकिन कप्तान स्टैनली लॉर्ड उनसे कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक में सब अमीर लोग हैं जो पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कैलिफोर्नियन के कप्तान स्टैनली लॉर्ड ने उस रात इस फ्लेयर और रॉकेट्स को सीरियसली लेते तो टाइटैनिक में मौजूद कितने सारे लोगों के जाने बचाई जा सकती थी। सुबह जब ये अपना रेडियो चालू करते हैं तब उन्हें टाइटैनिक से भेजे गए इमरजेंसी कॉल्स मिलते हैं और उस जगह पहुंचते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ पानी में तैरते हुए लाशें ही मिलती हैं। इन इन्वेस्टिगेशन में 2 इंक्वायरी की गई और दोनों में ही कैलिफोर्निया जहाज के कप्तान लॉर्ड को ही दोषी माना गया। लेकिन क्या इतने बड़े हादसे के पीछे सिर्फ एक इंसान की लापरवाही थी या इनके लिए कोई और लोग भी जिम्मेदार थे? दोस्तों, टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट्स मौजूद नहीं थे क्योंकि इसे बनाने वाले कंपनी को यह लगता था कि ये जहाज तो कभी डूबेगा नहीं, तो इसमें इतने लाइफ बोट्स का क्या जरूरत। अगली सबसे बड़ी गलती थी स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचिंस की। उस रात जब यह ऑर्डर आया कि सामने विशालाकार आइसबर्ग है, जहाज को बाएं तरफ मोड़ा जाए, तब घबराहट के चलते हिचिंस ने उस संदेश को उल्टा समझ गया और जहाज को दाएं तरफ मोड़ दिए, जिससे जहाज आइसबर्ग की तरफ ही बढ़ता चला गया। जब तक इन्हें अपनी गलती समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक को काफी सारे आइसबर्ग के वार्निंग मिल चुकी थी। इसके बावजूद भी इसने इसकी स्पीड को कम नहीं किया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? एक फेमस थ्योरी के मुताबिक व्हाइट स्टार लाइन के कंपनी की एमडी और चेयरमैन जोसेफ ब्रश ने कप्तान स्मिथ पर लगातार ये प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक के स्पीड कभी भी किसी भी कीमत पर कम होना नहीं चाहिए और ये जहाज अपने यात्रा सिर्फ 6 दिन में ही पूरा करके एक रिकॉर्ड बना सके, ताकि ये जहाज टाइटैनिक सबसे विशाल, सबसे महंगा ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे तेज जहाज है ये भी दिखा सके। साल 1912 में टाइटैनिक कुछ ऐसा दिखता था और आज इसकी हालत कुछ ऐसी है। साइंटिस्ट के मुताबिक बैक्टीरिया और समंदर में मौजूद अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस जहाज को धीरे धीरे खा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2030 तक इस जहाज का अवशेष रूप पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आज 111 साल बाद भी इस टाइटैनिक जहाज को लेकर लोगों के मन में बड़ा उत्साह है और आज भी टाइटैनिक के बाद उठते ही लोग उस दिन को याद करते हैं। दोस्तों, आप टाइटैनिक के बारे में क्या जानते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।